हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जो भी स्टूडेंट एसटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो हरियाणा बोर्ड में उसके टीचिंग के लिए जो टेट होता है ना, वैकेंसी के लिए, तो जो भी उसकी तैयारी कर रहा है, वो चाहे टीजीटी का स्टूडेंट है या पीजीटी का स्टूडेंट है। ये मैं हिस्ट्री करवा रही हूँ और हरियाणा बोर्ड की ही करवा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसमें से आपको बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन, आपको एक्यूरेट ही बिल्कुल थोड़ी मेरी स्पीड रहेगी इसमें, तो आप यूट्यूब पे जाके एक ऊपर ऑप्शन होता है, तो उसमें आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें है ना, मुझे देखना होता है कि मतलब ज़्यादा टाइम में ना लगे और कम टाइम में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी जाए। तो जी, जो भी नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपका जो है टीजीटी का आपका ऑलमोस्ट सभी जो है इस पे कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है? तो ये आपकी पूरी इसका बुक में आप फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है इसमें आपका, सरस्वती सिंधु सभ्यता। ठीक है? तो आज हम चलते करते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता, अब इसमें हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है? तो ये आपका देखो, सरस्वती नदी दी हुई है आपके हरियाणा और इसमें आती है ना, तो ये आपका वो दिया हुआ है, ये मोहनजोदड़ो है और ये चहुंदड़ो और ये जैसलमेर, ये पूरा का पूरा कालीबंगा, बनावली वगैरह ये दिया हुआ है। ठीक है? ये जो आपको रेड मार्क दिए हुए हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता के केंद्र दिए हुए हैं, ये जो आपकी है सरस्वती नदी है, और ये जो आपका अरब सागर दिया हुआ है, अरेबियन सी, और जो ये दी हुई है, ये इसकी आपकी जो तट रेखा दी हुई है। ठीक है? तो अभी हम चलिए चलते हैं कि यहाँ पे देखो, प्राचीन भौतिक अवशेष अपनी कहानी स्वयं बताते हैं। पहली बार ये अवशेष हड़प्पा में देखे गए थे, जब वहाँ रेल लाइन बिछाने के लिए ये सब चीज़ 1921 में 19 ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि हड़प्पा की जो खोज सबसे पहले किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। कहाँ पर की थी? रावी नदी, जो रावी नदी है ना, उसके किनारे पर जो है हड़प्पा की खुदाई करवाई गई, और तब एक विशाल नगर के अवशेष मिले थे। और 1900 ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसी के नेक्स्ट ईयर यानी 1921 में दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा की खुदाई करवाई थी, और उसके अगले साल ही जो है राखलदास बनर्जी ने जो इसकी सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो की इसके अवशेष प्राप्त हुए थे। कहाँ, किस चीज़ के? 21 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के अवशेष पाए गए थे, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के वहां पे अवशेष मिले थे। ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैच द फॉलोइंग में भी आता है, ये ईयर दे देंगे और इसमें आपको ये दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जो है इसमें मैच द फॉलोइंग में दे देंगे। और मैंने ना इसकी अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं। मैं पहले तो मैं आपको बुक से कराऊंगी, और उसके बाद क्या है, एक क्विक रिवीजन आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स, उनसे भी आपको करवाऊंगी। उसमें पूरा एक्यूरेट इसमें अच्छे से उसको बिल्कुल विद उसके शॉर्ट नोट में उसके मतलब एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ आता है नगर योजना। नगर योजना कैसी थी? सिंधु सभ्यता की जो नगर योजना थी वो कैसी थी? ये देखो, 2 भागों में बटी हुई थी। पश्चिम भाग जो था वो छोटा था परंतु ऊँचाई पर बना हुआ था। एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है। देखो, जो छोटा है, अब आपका बच्चा क्या होता है, आपके शोल्डर पे बैठता है, ठीक है? आप छोटे बच्चे को अपने कंधे पे बिठाते हैं, अपने गोद में लेते हैं, तो छोटा जो होगा वो हमेशा ऊँचाई पे होगा, यानी छोटा बच्चा हमेशा क्या होगा, हाथों में या अपने कंधे पर जो होता है। और इस दुर्ग को नगर दुर्ग भी कहा जाता था। ये जो छोटा था ना, पश्चिमी भाग जो छोटा था उसको नगर दुर्ग कहा जाता था। पूर्वी भाग जो था वो बड़ा था। पूर्वी भाग कैसा था? बड़ा था, और उसे निचला दुर्ग कहा जाता था। अधिकतर पुरस्थलों के जो दोनों हिस्सों को चारदीवारी से घेरा गया था, जिसे पक्की ईंटों से बनाया गया था। वे इतनी मजबूत दीवारें आज भी खड़ी हैं। कुछ सार्वजनिक निर्माण कार्य भी जो है मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार है। अब देखो, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्नानागार है वो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में है। मैं क्वेश्चन साथ-साथ बताती चलूँगी, तो आप साथ-साथ इसको टिक करते चलिए। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी का जो मोहनजोदड़ो में है, पानी का रिसाव रोकने के लिए उस पे चारकोल की किस चीज़ की परत बिछाई जाती थी? चारकोल की। ये वाला पूछते हैं कि चारकोल की जो है परत बिछाई जाती थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ये इसकी ना विशेषताएँ दी गई है कि मोहनजोदड़ो में दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। चारों ओर कमरे बनाए गए थे, कुएँ से पानी निकाल कर इसे भरा जाता था, इसे खाली करने के लिए
नाली होती थी, ये सब इसकी विशेषताएँ दी गई हैं। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि चारकोला वाला भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड है और जो स्नानागार है ये कहाँ पर पाया जाता है। अब आता है सड़कें और नालियाँ कैसी थी? सड़कें क्या थी 13 फुट से 33 फुट तक इसकी चौड़ाई बताई गई। इसकी जो चौड़ाई क्या थी? जो अगर डेप्थ में जाता है तो ये भी पूछ सकता है कि इसकी जो सड़कों की चौड़ाई थी मोहनजोदड़ो की वो कैसी थी? 13 से 33 फुट तक की। अब देखो दोनों में 3-3 दिया हुआ है। और गलियों की जो चौड़ाई थी, वो 9 से 12 फुट की 12 फुट की थी। तो इसमें क्या है कि अगर आप बात करें सड़कों की अगर चौड़ाई की, ये देखो सड़कें क्या होती है थोड़ा-सा आउटर में मेन उसको रोड को जोड़ती है, तो उसकी उसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा रहेगी और गलियाँ जो है वो अंदर की तरफ होती हैं तो वो उसकी जो चौड़ाई है वो 9 से 12 फुट रहेगी। सड़कें एक-दूसरे को किस समकोण पे ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो सड़कें हैं वो किसको उस पे काटती है? समकोण पे एक-दूसरे को काटती हैं। सड़कों के दोनों ओर नालियाँ बनी होती थी, घरों में प्रयुक्त पानी इस नालियों में आकर गिरता था। ये नालियाँ ईंटों से ढकी होती थी, जिसको हटाकर आसानी से नाली साफ की जा सकती थी। ये नालियाँ मुख्य नाली से आजकल जो भी आप नालियाँ देखते हैं, वो सेम उसी उस पे जो है बनाई गई है। आप इसमें पढ़ोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपके आस-पास की बातें कर रहा है। अब आता है भवन निर्माण, वहाँ के घर कैसे बने थे? घरों का निर्माण एक निश्चित योजना में से होता था। आमतौर पर घर 2 मंजिल के होते थे। कितने मंजिल के होते थे? 2 मंजिल के होते। घर में आँगन होते थे और रसोई घर, स्नानागार, शौचालय की जो है वहाँ पर सुविधा जो आजकल आप घर देख रहे हैं, आपके घर में रसोई घर भी होता है, ना बाथरूम भी होता है और आपका क्या होता है, शौचालय भी होता है। दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर ना खुलकर गली में खुलते थे। यानी अगर मुख्य सड़क के क्या होगी, बाहर की तरफ होंगी तो गलियाँ में जैसे आप गाँव वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे गलियाँ होती हैं, तो गलियों के अंदर जो है दरवाजे खुलते थे। कई घरों में कुएँ भी पहले कुएँ होते थे, तो अब यहाँ पर देखिए, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर देखिए सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है। गार्डन चाइल्ड के अनुसार ये देखो ये इसके अलग-अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग-अलग चीज़ें बताई हैं, वो 4000 वर्ष पुरानी इसको बताते हैं, इसको गार्डन चाइल्ड जो है। जबकि मार्टिन जो व्हीलर है वो इसको 250 से 1500 जो है के बीच की मानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है? और इसको मैं अपने ना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी इस बुक को, आप वहाँ से जाके अच्छे से आप इसको जो है रीड आउट कर सकते हैं और अपने नोट्स अपने साथ-साथ बना सकते हैं, ठीक है? तो इसमें परंतु नवीन खोजों के अनुसार ये 8000 साल पुरानी बताई गई है। अब देखो गार्डन चाइल्ड कहता है कि 4000 वर्ष पुरानी है और जो मार्टिन व्हीलर है वो 2000 से 1500 बता रहा है और और नए वो आए हैं वो 8000 साल पुरानी इसको बताते हैं। वहाँ का जनजीवन, कृषि वगैरह वो कैसी थी? नगरों को देखकर लगता है कि लोग समृद्ध और खुशहाल थे, यानी ऐसे बने हुए थे, बहुत अच्छे से उसको बड़े प्लानिंग के साथ बनाया गया था, तो वो बड़े खुश और बहुत अच्छे उसमें रहन-सहन बहुत अच्छा। लोगों के जो लोग नगरों के अतिरिक्त गाँव में भी रहते थे, गाँव में रहने वाले लोग कृषि करते थे, खुदाई में मिले अवशेषों से यानी उनको उनसे पता चल रहा है कि उन्होंने किस-किस चीज़ की ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप अंडरलाइन के कर लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो किस-किस फसल को उगाते थे। गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों बिल्कुल एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन उठाया जाता है। कृषि, बैल और ऊँटों की सहायता से जो है हल की जाती थी। नदियों, तालाबों से सिंचाई का पशुपालन कैसा था उनका? पशुओं में जो है ये ऊँट, बैल, गाय, भेड़-बकरी, हाथी आदि पालते थे। बत्तख, खरगोश, हिरण, मुर्गा और तोता आदि पक्षी भी पालते थे। सभी जानवर जो हैं उनके कृषि कार्य, यातायात और भोजन में जो है सहायक होते थे। पशुओं को जो है झुंडों में चराने के लिए तो जो आजकल आप देखते होंगे जो गर्मियों में चरवाहे आते हैं, वो भी ऐसे ही उसको चराते हैं। सुंदर आकार के चट पत्थर ये वाला जो है बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पत्थर के बाट को जो अनेक स्थानों पे मिलते थे, उनके जो पत्थर थे वो किस चीज़ के थे? चट चट नामक जो पत्थर था उसका यूज़ करते थे। उनका एक माप के समान होता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया जा होगा। बड़ी और भारी वस्तुओं को तोलने के लिए बाट होते थे। ये सब आपने तराजू वगैरह देखे होंगे तो सेम आप इमेजिन करके चल सकती हैं जो अगर कहीं पहले होता था ये तोलने के लिए तराजू में जो है बाट रखा जाता था। पत्थर, शंख, काँसे, तांबे, सोने, चांदी से भी अनेक बने थे। धातुओं को गलाना, तारना और मिश्रण करना ये वे अच्छी तरह से जानते सब उसकी का जो चीज़ें थी वो उनको सबको आता था। तांबे, काँसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते, मिट्टी के बहुत ही सुंदर जो है बर्तन बनाए जाते थे, वे लोग जो है प्रवीण होते थे। मैंने इसके बहुत अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, पहले आप बुक से कर लीजिए और उसके बाद जब
जब आप नो नोट्स को करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएँगी। मनकों के गहनों के अतिरिक्त अनेक बाँट और फलक भी बनाए जाते थे। अब यहाँ पर देखिए ये गतिविधि जो बच्चों को बताने के लिए होती है, बुक्स को आप एक बार ज़रूर जो है पढ़ें, कि वो मिट्टी वगैरह लेके और जो टीचर है उसको कैसे मिट्टी के खिलौने वगैरह बनाते थे, हार और श्रृंगार क्या था। अब वो सोने, चाँदी और जो पत्थरों के गहने मिलते थे, वहाँ पर सोने-चाँदी तो सबको पता होगा, लेकिन वो पत्थरों के भी जो है गहने यूज़ करते थे। अनेक मन के कारण ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? कार्निलियन। जो पत्थर था इससे बनाए जाते थे, जिनमें माला बनाने के लिए छेद किया जाता था, कि इसको किस काम में लाया जाता था? माला बनाने के लिए जो है छेद किया जाता था इसमें। मोहनजोदड़ो कपड़ों के टुकड़ों के कुछ अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। पक्की मिट्टी और फ्याँस से बनी तकलिया सूत कताई का भी जो है संकेत मिलता है। ये फ्याँस जो है, ये भी आर्टिफ़िशियल रूप से तैयार जो फ्याँस था वो आर्टिफ़िशियल रूप से तैयार किया जाता था, और बालू या जो स्फटिक पत्थरों के चूर्ण से जो है उसको बनाया जाता था। वो एक तरह से आर्टिफ़िशियल जो है रूप से उसको तैयार किया जाता था। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में जो है कपास कपास की जो है खेती की गई होगी। अब आता है व्यापार। व्यापार क्या होता है? आयात और निर्यात कच्चे माल की प्राप्ति कैसे होती थी? कि कच्चा माल उन पदार्थों का जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जैसे आप गेहूँ वगैरह उगाते हैं, कपास उगाते हैं, तो उसको मार्केट में जब जब तक आप मार्केट में खेतों में रहता है, वो कच्चा माल रहता है, मार्केट में आके जब उससे कुछ चीज़ बनाई जाती है, तो वो क्या हो जाता है? तैयार माल हो जाता है। पशुपालक किसान और पशुपालक उसका उत्पादन कर देते हैं, धात्विक और प्राकृतिक रूप से मिलती है, जबकि कपड़ा बनाने में कपास किसान के द्वारा उत्पादित होता था। तांबा, टीन, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों को दूर-दूर से वे मंगवाते थे। यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिए, तांबा कहाँ से मिलता था? राजस्थान से, पश्चिमी देश ओमान से मंगवाते थे। काँसा बनाने के लिए वो तांबे के साथ-साथ मिलाई जाने वाली जो धातु की टीन थी, उसका आयात जो है आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से वो करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक या बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात और ईरान, अफ़गानिस्तान से करते थे। यहाँ से लेके तांबे का जो ये यहाँ से लेके और ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि तांबा राजस्थान से मंगवाते थे, काँसा काँसा बनाने के लिए जो तांबा था वो अफ़गानिस्तान और ईरान से आता था, और सोना था वो आपका कर्नाटक से, और जो बहुमूल्य पत्थर थे वो कहाँ से? गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से मिलते थे। अब आता है फ़ाइयांस। फ़ाइयांस आप पूछ रहे थे, फ़ाइयांस क्या होता है? एक आर्टिफ़िशियल रूप से इसको तैयार किया जाता है। बालू और स्फटिक के पत्थरों से जो चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसे वस्तुएँ बनाई जाती थी। फ़ाइयांस से बनी मूर्तियाँ जो होती थी, मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन जो है मिलते थे। फ़ाइयांस को देखो ये लिखा हुआ है, इसका ना मीनिंग पूछा जाता है कि बताइए फ़ाइयांस का मीनिंग क्या होता है? फ़ाइयांस क्या होता है? ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएँ बनाई जाती हैं। उसके बाद इन वस्तुओं को एक चिकनी चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हरे रंग के होते थे। ठीक है, अब पता चल गया होगा कि फ़ाइयांस होता क्या है, जो आर्टिफ़िशियल रूप से तैयार किया जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े-बड़े भंडार गृह मिले। लोथल और धोलावीरा में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि यह विदेशों से भी व्यापार करते थे। ये इनकी पिक्चर्स दी हुई हैं, आप इन पिक्चर्स को जो है आराम से आप देख लीजिए, ठीक है? इसके नीचे लिखा हुआ भी है, आप अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो सिंधु सभ्यता है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे विशिष्ट स्थान जो था वो राखी गढ़ी कहाँ पर है? हिसार में, और बहुत सारी जगह से इनको मिला। अब मोहरे, हड़प्पा के लोग सेल खड़ी की मोहरें, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा के लोग जो मोहरें किस तरह की सेल खड़ी की मोहरें बनाते थे, और मोहरें कैसी होती थी? आयताकार होती थी, और जानवरों के उन पर चित्र मिलते थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सेल खड़ी की मोहरें होती थी, आयताकार उनके मोहरें बनाई जाती थी, और उन पर जानवरों के चित्र बने होते थे। मोहरों का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले सामान से भरे डिब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। जैसे पहले क्या होता, आजकल तो आप लॉक लगा देते हो, ठीक है? वो उस टाइम पे तो क्या होता था कि इसको मोहर बना देता था, उससे मोहर से क्या होता था कि वो जो मिट्टी से उसको लेप करके, उसका मुँह बंद करके लेप करके उसके ऊपर मोहर लगा देती थी, कि इससे पता होता था कि ये भी जो है, इसको जैसे कि जैसे सीलबंद था
वैसे के वैसे इसको वहाँ हिफ़ाज़त से इसको पहुँचाया गया है। थैलों पर मोहरबंदी के लिए लाख जैसी आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग करके मोहरों से छाप लगाते हुए होंगे, जिससे कि यदि कोई सामान छेड़-छाड़ मतलब कोई भी चीज़ छेड़-छाड़ ना की हो, जैसे उन्होंने एक स्थान से जैसे पैक किया था, वैसे ही दूसरे स्थान पर उसको पहुँचा दिया गया होगा। अब मनोरंजन के साधन क्या थे? मिट्टी के खिलौने कभी देखे हों आपके आस-पास अगर देखे हो तो मिट्टी के इस तरह के खिलौने बनते थे। बड़ों के द्वारा खेले जाने वाले शतरंज और चौपड़ के पास से मिलते थे, मनोरंजन के अन्य बहुत सारे उनके पास से साधन थे। ये वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इवन कॉम्पिटिशन का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेजी में जो बीसी है, वो इसको ईसा पूर्व हिंदी में कहते हैं। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईशा पूर्व, यानी ईशा के जन्म से पहले, क्योंकि ये जो ईस्वी स्टार्ट हुई थी, वो ईसा के जन्म से स्टार्ट हुई थी। आपको हम कई तिथियों में देखते हैं एडी, एडी लिखा जाता है और हिंदी में एडी की जगह ई लिखा जाता है। ईडी की जगह ई लिखा जाता है। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, जो कि लैटिन शब्दों से बना हुआ, इसका अर्थ क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के से है और इसका अर्थ क्या ईसा के वर्षों के बाद के लिए भी किया जाता है। हिंदी में ई से अर्थ हुआ है ईसा के जन्म के समय। और कभी-कभी ईडी की जगह सीई या बीसीई की जगह बीसीई, यानी सीई और बीसी की जगह बीसीई, इन दोनों को ऐड ऑन कर दिया, प्रयोग होता था सीई अक्षरों का कॉमन एरा, सीई कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर क्राइस्ट एरा का जो है इसमें प्रयोग किया जाता था। आप इसको ना हिंदी की बजाय आप इंग्लिश में लिखना शुरू करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सीई है ये, सीई है, तो जैसे सीई राइट करेंगे तो सीई में क्या होगा? जैसे सी से कॉमन, ई से एरा, ठीक है? ऐसे आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको इसको लर्न कर पाएँगे। अब विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। अब अगर कुछ उसकी बात करें तो क्रिश्चियन एरा का जो है वो प्रयोग करने लगे हैं और भारत में अभी क्या कहते हैं अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग जिसका आता है बिफोर प्रेज़ेंट, यानी वर्तमान से पहले की बात जो है कर रहे हैं। बीपी के अगर उसकी पूछे बीपी, आप इसको ना इंग्लिश में लिख लीजिए ऐसे करके ना, इंग्लिश में लिख लीजिए बी, 1 सेकंड, बी और पी। अगर ऐसे लिखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिफोर, पी से प्रेजेंट, ठीक है? तो अब ये देखो, अब यहाँ पर कुछ वो दिया गया कि सरस्वती जो सिंधु सभ्यता में हमें वट वृक्ष की पूजा के अनेकों पर जो प्रमाण मिले, ये पूछ लेगा कि जो वट वृक्ष के पूजा के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता से मिले हैं। और खुदाई से सन्यासी के कमंडल के जो मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? ठीक है? आप खुदाई में हमें तुलसी की पूजा के प्रमाण मिले हैं, अनेकों हवन कुंड भी हमें खुदाई में मिले हैं, ये सब हमें कहाँ से मिले हैं? सिंधु सरस्वती से। 7 महिला पुरुषों द्वारा मांगलिक कार्यों में परंपरा निभाने के प्रमाण भी मिले हैं, शिवलिंग की पूजा के प्रमाण भी हमें मिले हैं। चित्तर में एक महिला 2 शेरों को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए है, जो दुर्गा के आरंभिक रूप को भी दर्शाता है। शिव की पूजा के प्रमाण मिले, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग कुब्बड़ वाले नंदी की पूजा करते थे। ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो सिंधु सरस्वती की वो किसकी पूजा करते थे? जो कुब्बड़ होता है ना, ये कुब्बड़ जो ऊपर इसके जो पीठ पे ऊपर होता है ना, इसको बोलते हैं। कुब्बड़ वाले उसकी पूजा करते थे। खुदाई में देवी पूजाओं के अनेक प्रमाण मिले। एक व्यक्ति जो अनेक जानवरों के साथ तथा सर्प हाथ में लिए हुए पकड़े हुए मिला है, पशुपति शिव की को मानता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कांसे की नर्तकी की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे आप एग्जाम्स में कॉम्पिटिशन में भी इसको देख सकते हैं। तो नर्तकी की जो कांसे की नर्तकी की जो तस्वीर में वो मूर्ति मिली है, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। अब यहाँ पे उसकी तिथियों की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी। नगरों की स्थापना की शुरुआत 4700 साल पहले आरंभ हुई थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हो गई थी और सरस्वती सिंधु सभ्यता लगभग 8000 साल पहले वर्ष पूर्व हुई थी। आपको ईयर याद रखने हैं, अगर कपास की बात करते पहली बात तो कपास कहाँ में? मेहरगढ़ में, और फिर दूसरी बात आता है कि इसमें 7000 साल पहले की बात कर रहा है। नगरों की स्थापना उससे 4700 साल पहले, ठीक है?
फिर सरस्वती सिंधु थी वो 3900 साल पहले थी और फिर जो सभ्यता का विकास हुआ था वो 8000 जो अभी न्यू वाले हैं वो बोलते हैं कि 8000 साल पुरानी जो है इसको माना जाता है। इसीलिए इसको 8000 साल पुरानी इसमें नोट डाउन किया गया है। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? जैसे इसमें दिया गया है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी, या मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। बीसी का अर्थ भी अगर अगर मैं सोल्व करा दूँगी तो आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जैसे बीसी का आपको बता चुकी हूँ कि बीसी का मतलब क्या होता है, किसकी पूजा सिंधु सभ्यता में नहीं होती थी। आपने अभी पढ़ा है बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और डैश ये जो था वो को किसमें था, ठीक है? और ये भी आपने देखना है और ये मैच द फॉलोइंग आपको करना है। टिक वाले भी ज़रूर करना क्योंकि गाइज़ आपका फर्स्ट चैप्टर था। ये आपकी हरियाणा बोर्ड की बुक है जो एसटेट की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपके लिए जो है पहले से ही प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, तो बहुत अच्छे से आप तैयारी आप कर सकते हैं। तो इसके जो भी नए हैं मेरे चैनल पे उस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है इसको टेलीग्राम चैनल पे से इसको जो है जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? इसको एक ये मैं बताना भूल गई, ये मिस हो गया है। इसमें जो सरस्वती नदी है आपकी आद्री-बद्री से निकल कर आपके कहाँ-कहाँ आती है, आपके उसमें पूछा जाता है। कोई भी अगर आप हरियाणा का वो दे रहे हैं ना, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि जो सरस्वती नदी है, वो कहाँ से निकलती है? आद्री-बद्री से निकल कर आपके इन स्टेट में जो है जाती है, ठीक है? और ये भी कर लेना सरस्वती, सिंधु और इनकी सहायक नदियों के किनारे मिले अनेक नगर अवशेषों, पुरास्थल के आधार पर जो है इसकी सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ठीक है? ये मिस हो गया था, तो आप इसको कर लेना। तो गाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके।